हे गाइस, दिस इज अभिषेक। आज का हमारा टॉपिक वेदर टू बाय अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव। वेल, एक मार्केट में परसेप्शन है कि अगर हम अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट लेते हैं तो उसका रेट इन फ्यूचर डबल हो सकता है या 50% तक जा सकता है, बट इट इज नॉट द केस। मेन रेट जो डिपेंड करता है रियल एस्टेट का, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई। हर एक चीज किसकी कीमत लगानी है, बस वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर ही निर्भर करता है। अंडर कंस्ट्रक्शन लेने में सबसे पहली बात ये चीज है कि आपका 3 जगह लॉस हो रहा है। सबसे पहला, आप जो ईएमआई भर, आपको तो आप अभी फॉर एग्जांपल डे 1 में आपने फ्लैट बुक किया एंड अप्रोक्सीमेटली 3 साल तक तो लगेगा ही, ये तो मिनिमम पकड़ो, कोई आगे तक चले जाते हैं तो 3 साल तक तो बिल्डर तो बोलते हैं कि 3 साल तक लगेगा। तो आप 3 साल तक आप ईएमआई भर रहे हैं। नेक्स्ट है कि जहां पे आप रह रहे एट प्रेजेंट उसका रेंट जा रहा है। थर्ड, ये चीज आपको पता नहीं चल रहा है पर लेकिन टैक्स का लॉस हो रहा है आपका, मतलब आपको टैक्स बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो अंडर कंस्ट्रक्शन में। वो कैसे टैक्स बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो वो मैं आपको बस थोड़े ही समय में बोर्ड में समझा दूंगा। पर रेडी टू मूव लेने में एक चीज का फायदा है कि आपको जो इंटरेस्ट आप भरते हैं उसमें आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। कहीं आप रेंट पे रह रहे हैं, अब वो आपका रेंट भी सेव हो रहा है। तो ये टैक्स का बेनिफिट एक्चुअल में है क्या, तो चलिए आप लोग जानते हैं बोर्ड में कि एक्चुअल में टैक्स बेनिफिट है क्या। गाइस, बिफोर गोइंग टू द बोर्ड हम एक स्क्रीन पे चलते हैं। ये एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में मैंने हर साल का आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना जा रहा है ईएमआई में और हर महीने का एक बाइफरकेट बनाया है। वो कैसे, आप देखिए। मैंने फॉर एग्जांपल अगर लोन अमाउंट 50 लाख का पकड़ के चल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पकड़ रहा हूँ, लोन टेन्योर है आपका 20 ईयर्स का। आप अगर इधर देखेंगे आपका हर महीने का ईएमआई जाता है 44,986। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये 44,986 में आपका साल भर में इंटरेस्ट कितना गया, वो आपको इधर से पता चलेगा। आपका सालाना 4,46,200 का इंटरेस्ट जा रहा है ईयर नंबर 1 में। सेकेंड ईयर में 4,37,200 आ रहा है, थर्ड ईयर में इतना आ रहा है, फोर्थ ईयर में इतना इंटरेस्ट जा रहा है। अब ये 4,46,200 ये कैसे आया? अब ये ऐसे आया, अगर आप ये 12 महीने का टोटल करेंगे, हर महीना जो आपने 45,000 भरा, इसमें से 45,000 में से जो आपका इंटरेस्ट है, ये पहला महीना का 37,500 है, सेकेंड इतना, थर्ड इतना, फोर्थ इतना, ऐसा 12 महीने का टोटल करेंगे आपका टोटल उतना ही आएगा 4,46,200। ये देखिए 4,46,200। वैसे ही सेकेंड ईयर का होता है, थर्ड ईयर का होता है, फोर्थ ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है एंड सो ऑन 20 ईयर तक। अब मेरे एग्जाम्पल के लिए सिर्फ फर्स्ट टू 4 ईयर का मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट देखना है, 1, 2, 3 एंड 4। गाइज, एक और चीज़ है, समझ लीजिए कि आपने ड्यूरिंग आपका ईएमआई पेमेंट में 17वें महीने पे जाके आपने कुछ, आपके पास एक्सेस पेमेंट आ गया एंड आपने वो पेमेंट कर दिया प्रिंसिपल के इसमें। तो फॉर एग्जांपल 2 से 5 लाख आपका कहीं बाहर से पैसा आया और आपने बोला कि मैं ईएमआई में थोड़ा 5 लाख का मुद्दल कम कर देता हूँ। तो इधर आप 5 लाख अगर कम करते हैं, पहले आप ये देख लीजिए आपका जो 20 साल तक का जो इंटरेस्ट है 57,96,711, ये आपका घर के कॉस्ट से भी ज़्यादा हो गया है। इफ़ आपको ये इंटरेस्ट कॉस्ट बचाना है तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेट वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमारा कहने का मतलब ये, अभी दूसरा ये था पॉइंट, ये है कहने का, इफ़ आपने 17वें महीने में 5 लाख रुपए दे दिया तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट देखना कितना कम होता है, 40,96,484, अप्रॉक्सीमेटली 17 लाख के तकरीबन आपका इंटरेस्ट कॉस्ट गिर जाता है। गाइज, इफ आपको ये एक्सेल शीट हेल्पफुल लगे फॉर योर फाइनेंशियल डिसीजन, सो यू कैन मेल मी ऑन मुद्दे की बात 24/7@gmail.com। आपको मैं मेल कर दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो जैसे आपने देखा रहेगा स्क्रीन पे कि हमने लोन अमाउंट लिया है 50 लाख, इंटरेस्ट रेट अप्रोक्सीमेटली 9% था, ईएमआई आ रहा है 44,986, 45,000 के तकरीबन, 20 साल के तक के लिए लोन लिया हुआ है। अभी कोई ये बोल सकता है कि सर अंडर कंस्ट्रक्शन में स्टैगर्ड पेमेंट होता है, मतलब कि फर्स्ट ईयर में थोड़ा कम देना पड़ेगा, जैसे समझो 15 लाख तक देना पड़ा, सेकेंड ईयर में और 15-20 लाख, फिर थर्ड ईयर में पूरा कंप्लीट किया। पर मैं उतने डीप में चले जाऊं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी चले जाएगा। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑन डे 1 बिल्डर को पूरा पैसा दे दिया है,
जैसे आपने बोर्ड में स्क्रीन पे देखा था कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कॉस्ट 4,46,200 आया था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कॉस्ट है 4,37,416, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कॉस्ट है 4,27,809। अब फोर्थ ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, बिल्डर भाई आके बोले कि आपका घर पोजीशन आप ले लो, तो मतलब आपका 3 साल अंडर कंस्ट्रक्शन रहा, चौथा साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। एक्चुअल में अब इनकम टैक्स क्या बोलता है कि आपने जो इंटरेस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन देने के टाइम भरा, मतलब ये जो टोटल है 13,11,425 रुपया, आप जब टैक्स भरोगे ना तो आपकी कमाई में से ये खर्चे माइनस नहीं करेंगे। अब क्या चीज है वो मैं बताता हूं। अगर आप समझो कि 20% के टैक्स ब्रैकेट में हो, मतलब आपकी कमाई इतनी है कि आपको उस कमाई के ऊपर 20% का टैक्स देना पड़ रहा है, और ये रेट मैंने असेसमेंट ईयर 2021 के बेसिस पर लिया हुआ है। जिसको टैक्सेशन का इतना नॉलेज नहीं है कि असेसमेंट ईयर क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आप समझ के चलिए कि ये रेट करंट ईयर में रेलिवेंस है। टोटल इनकम अज्यूम कर रहा हूं आप 20% के ब्रैकेट में 10 लाख पर एनम का आपका इनकम है। इसके अंदर ये इंटरेस्ट कॉस्ट का इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये कमाई तो है 10 लाख, पर आपने जो फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट कॉस्ट का जो खर्चा किया है उसको आपने माइनस नहीं कर पाए। सरकार बोलती है कि पोजीशन मिल जाए तब उस पोजीशन मिलने के बाद से आगे वाले 5 साल तक आपको इक्वली डिडक्शन मिलेगा। वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूं आपको। अब देखना, इस 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स अमाउंट भरना है 1,12,500 जो करंट रेट चल रहा है। हिफ अगर समझो आपने इसको एडजस्टमेंट किया इंटरेस्ट कॉस्ट को, मतलब कि अगर समझ के चले कि आपको सरकार ने छूट दे दी कि हाँ आप 10 लाख में से अब ये माइनस कर सकते हो, तो इसमें से एज पर सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स ये बोलता है कि 2 लाख तक का ही आपको इस 4,46,200 में सिर्फ 2 लाख तक का ही डिडक्शन मिलेगा। मतलब आपकी कमाई में से सिर्फ 2 लाख का खर्चा ही देखा जाएगा, आगे का खर्चा हम नहीं मानेंगे अगर आप खुद के लिए रहने के लिए रखे हैं तो मतलब आपने 10 लाख में से 2 लाख खर्चा माइनस किया, मतलब आपको अब टैक्स भरना है 8 लाख रुपए पे, बराबर। वही चीज अज्यूम किया सेकेंड ईयर में आपका वही इनकम है 10 लाख, उसमें से 2 लाख माइनस किया है तो 8 लाख। वही थर्ड साल में भी, क्योंकि ये 3 साल इसलिए लिया क्योंकि 3 साल तक अंडर कंस्ट्रक्शन का पीरियड है ये, वरना आगे भी ले सकता था। टैक्स अमाउंट अगर सरकार ने आपको छूट दे दी होती कि आप जाओ आप ले लो अंडर कंस्ट्रक्शन का 2 लाख का टैक्स, तो आपको टैक्स जो भरने आता था 72,500 72,500 मतलब कि तीनों जगह 72,500 जा रहा है। अब आप एक्चुअल में नोटिस करो, जब सरकार ने छूट नहीं दी थी तो आपने 1,12,500 भर रहे थे। जब जिस टाइम छूट दे दी, अभी तक छूट नहीं दी है पर अज्यूम करो कि छूट दे दी, तो 72,500 है, मतलब आप एक्स्ट्रा टैक्स हर साल 40,000 40,000 40,000 3 साल तक दे रहे हो, जो आपका 1,20,000 जा रहा है जब आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में हो। अब वही 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाइए। अज्यूम किया हूं कि आपका इनकम 15 लाख सालाना है, वही केस टैक्स अमाउंट आपका आता है 2,62,500। अब सरकार ने आपको छूट दे दी अगर कि जाओ अब 2 लाख तक का आप इंटरेस्ट का छूट ले लो, मतलब 4,46,200 में से 2 लाख रुपए की छूट दे दी, मतलब आपकी कमाई में से वो 2 लाख का खर्चा घटा दिया, तो अब नेट कमाई आपको बचा 13 लाख रुपए। 15 लाख में से 2 गया तो 13 लाख बचा। अब इसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट है 2,02,500 2,02,500 2,02,500। अब गैर से नोटिस कीजिए कि ये दोनों का अंतर 60,000 का आ रहा है, मतलब आपको एक्चुअल में इतना ही भरना है 2,62,500, पर अगर सरकार छूट दे दी होती तो आपको भरना होता था 2,02,500। मतलब आपने अंडर कंस्ट्रक्शन में लेने के लिए 60 3 साल तक आपने सरकार को टैक्स दिया 1,80,000 का। अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, एक तो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहा हूं, इसमें मेरा EMI जा रहा है, इसमें मेरा रेंट जा रहा है, इसमें मैं सरकार को पैसा भी दे रहा हूं मेरा टैक्स का, वो मैं क्यों दूं? ये मेरा सवाल है आपसे।
40,000 रुपया, सच बोलिए मिडिल क्लास के लिए 2 महीने का राशन आ जाएगा। 60,000 2 महीने के लिए राशन आ जाएगा लोग के लिए। तो मैं सरकार को 40,000 रुपया क्यों दूं? सिर्फ मैं डिसीजन ले लूं कि मेरे को अंडर कंस्ट्रक्शन जाना है। इफ वही रेडी टू मूव होता तो आपको सिर्फ इतना टैक्स भरना पड़ता था, 72,500 20% केस में रहते तो, और 15 लाख अगर 30% में होते तो 2,02,000 भरना पड़ता था। सिर्फ आप अंडर कंस्ट्रक्शन गए जिस वजह से आपका 40,000 का टैक्स बढ़ा। तो इस अंडर कंस्ट्रक्शन, अब नेक्स्ट सरकार दूसरा देखो क्या बोलती है। सरकार ये बोलती है कि ठीक है अब पोजीशन मिल गया ना, अब हम तुमको छूट देंगे। अब तुम ये जो 13,11,425 रुपए का टैक्स भरा है, अरे इंटरेस्ट कॉस्ट दिया है ना बैंक को, अब उसको तुम आने वाले 5 साल तक इक्वली तुम ये कर सकते हो, क्या नाम है, टैक्स का बेनिफिट ले सकते हो। पर अब एक चीज और ध्यान से नोटिस करो, 2,62,285 इतना रुपया में से ये 3 साल का हो गया। अब जो चौथे साल का इंटरेस्ट लगा भाई इसका भी तो दो मेरे को। मतलब एक्चुअल में देखो जो 4 लाख 6 लाख तकरीबन 6-7 लाख के तकरीबन आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बैठता है, और सरकार आपको सिर्फ 2 लाख का डिडक्शन देती है। आपने 4th ईयर का इंटरेस्ट जब आपको घर मिला उसमें आपको 4,17,300 का इंटरेस्ट बैठा, अभी 3 साल का इंटरेस्ट है 2,62,285, मतलब इन शॉर्ट 7 लाख का इंटरेस्ट का कॉस्ट है जो आपको डिडक्शन मिलना चाहिए था, पर सरकार आपको दे रही है सिर्फ 2 लाख का। 5 लाख तो आपका ऐसे ही चला गया। अब ध्यान से नोटिस करो, वही हो गया 20% का स्लैब रेट पे हो, 8 लाख इधर 13 लाख इधर, 62,000 72,500, 2,02,500। अब ये 2 लाख जो आपने माइनस किया ना, ये समझो ये 2 लाख देगी, ये इसमें का 2 लाख चला गया। अब ये जो करंट ईयर में भरा उसका 2 लाख का क्या, अरे 4 लाख का क्या, वो तो ऐसे ही चला गया खर्चा। अब तो इसमें क्या किया जाए? देखो सर मैं एक चीज बताऊं, आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे बचे उसका मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप एसआईपी करके आपका इंटरेस्ट कॉस्ट को 0 कर सकते हैं। पर लेकिन ये टैक्सेशन का कुछ जुगाड़ नहीं है, सरकार आपसे पैसा लेगी। अब इन सब सिनेरियो से बेहतर तो यही लगता है कि सर अपने को रेडी टू मूव ही जाना चाहिए, एंड मैं बोलूं तो रेडी टू मूव ही जाना चाहिए। इसमें और भी कंपैरिजन है कि रेडी टू मूव का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन का एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। अब चलते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ, फिर उसके बाद ये कैलकुलेशन प्लस वो कंपैरिजन दोनों को मिक्स करेंगे, फिर एक लास्ट में इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे वेदर टू गो विथ अंडर कंस्ट्रक्शन और रेडी टू मूव। तो चलिए अब चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। रेडी टू मूव का एडवांटेज क्या है? इसमें सबसे पहले आपका रेंट सेव होता है, जो हर महीना रेंट भरते थे अगर फिर अंडर कंस्ट्रक्शन में लेते थे तो रेंट बच रहा है। इसमें रिस्क लोअर रहता है, आपको आपके नेबर्स पता रहता है कि आपका नेबर कौन है। घर तुरंत का तुरंत विदिन 1 मंथ भी आप रहते तो 1 मंथ के अंदर आपका घर मिल जाता है। टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है जो आपको लास्ट में बताया था। इसमें सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन भरना पड़ता है, और इसमें तो बहुत कुछ है, बताता हूँ उसमें क्या है। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन ओनली। इसमें आपको पता है कि फेयर, मतलब कि भाई ये घर मेरे को अगर मैं 50 लाख में ले रहा हूँ तो मेरे को बस 50 लाख तक का ही खर्चा है, इसके ऊपर नहीं है इतना। मेंटेनेंस कॉस्ट इसमें पता है आपको कि हर महीना इतना मेंटेनेंस जाता है मेरा। अब इसका सेम डिसएडवांटेज अंडर कंस्ट्रक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? इसमें सबसे पहले आप रेंट भरते हो प्लस ईएमआई जाता है। इसमें रिस्क हाई रहता है, वो इसलिए कि अगर बिल्डर ने आपको 3 साल का टाइम दिया पर वो 4 साल 5 साल ले लिया, दूसरा डिस्प्यूट हो गया डेवलपर के साथ, तो जिस कारण एक तो आपको घर भी लेट मिला, और आप फॉर एग्जांपल 3 साल का टाइम दिया, अब वो आपको 5 साल में दिया, आपने 2 साल तक जो उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट भरा वो भी आपका एक खर्चा बढ़ गया, वो इंटरेस्ट कॉस्ट। आपके पास चॉइसेस बहुत होते हैं, पर इसमें आप लिमिटेड चॉइसेस होता है रेडी टू मूव में।
आपको इसमें 4 to 5 years वेट करना होता है, इसमें टैक्स बेनिफिट नहीं होता, जैसे आप लास्ट आपको बताया मैंने। कॉस्ट एस्केलेशन क्लॉज, आपके एग्रीमेंट में कॉस्ट एस्केलेशन क्लॉज रहता है कि बिल्डर बोल देता है कि बाय चांस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन कि कुछ रेट बढ़ गया हो, लेबर का रेट या रॉ मटेरियल का रेट, तो हमारा पर स्क्वायर फीट रेट भी बढ़ जाता है। तो आपको सर्टेन नहीं है कि आपको भरना कितना है, पता नहीं आपको ये अमाउंट। आफ्टर पोजेशन बेड क्वालिटी वर्क, मतलब कि आप घर ले लिया, अब पता चला कि घर में से पानी टपक रहा है या कुछ ऐसा क्वालिटी सही नहीं है कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें दिक्कत हो जाती है। इसमें एसोसिएशन फॉर्म नहीं होता है अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो जिस वजह से आपको पता नहीं कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होने वाला है, इस वजह से आपका वैल्यूएशन हिल जाता है घर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिक कॉस्ट, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, ये चीज ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने बोला कि मेरे को ईस्ट फेसिंग चाहिए या सी फेसिंग चाहिए, तो उसका अलग चार्जेस लेता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस, ये आप फॉर एग्जांपल आपके जैसे कोई रोड वगैरह का चार्जेस होता है, बनाना रहता है, तो उस चार्जेस लेते हैं। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस है, गवर्नमेंट को हम पे करना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना हो या वाटर सप्लाई करने के लिए, एंड अदर सर्विसेज, प्लस उसके ऊपर जीएसटी भी लगता है। और इस केस में सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन भरना है। इसलिए अब मैं बोला ना, इसको फेयर आइडिया ऑफ व्हाट यू पे, मतलब आपको पता है कि भाई मेरे को इतना ही भरना है, 50 लाख का ही भरना है, पर इसमें आपको पता नहीं कि मेरे को कितना भरना है। अब रेडी टू मूव का डिसएडवांटेजेस देखते क्या है। सोसाइटी रूल आपको समझ लीजिए कि आपको नहीं जमा कि सोसाइटी का रूल क्या है, मतलब जैसे कि कोई रूल ऐसा होता है कि पेट्स आर नॉट अलाउड, तो शायद किसी के घर में पेट्स हो, पर वो सोसाइटी के रूल्स की वजह से आप पेट को नहीं रख पा रहे हैं। नो मेजर चेंज इन डिजाइन एंड लेआउट, आपके घर में जो आपने लिया हुआ है उसका आप डिजाइन वगैरह चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको चॉइस बहुत कम रहती है रेडी टू मूव में। इफ हाउस आपका फर्निश्ड है, आपने जो लिया हुआ है, आप उसको वापस रिफर्निश करने जाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। अंडर कंस्ट्रक्शन में इसका एडवांटेजेस ये है कि जब एसोसिएशन फॉर्म होता है, बिल्डिंग पोजीशन मिलने के बाद एसोसिएशन जब फॉर्म होता है, आप वो डिस्कशन के पार्ट में हो, तो आप रूल वगैरह जो बनता है आपके निगरानों के बीच में रहता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा रूल आने वाला है सोसाइटी में। स्टैगर्ड पेमेंट, मतलब जैसे कि आपको मैं बताया था कि अंडर कंस्ट्रक्शन में ईयर टू ईयर आपको जैसे लोन डिसबर्स किया तो आपको स्टैगर्ड पेमेंट करना है, पूरा एक साथ नहीं पेमेंट करना है बिल्डर को। मॉडिफिकेशन एज पर बायर रिक्वायरमेंट, आप जैसे बिल्डर को बोल सकते हैं कि मेरे को ऐसा ऐसा घर चाहिए, तो आपके ऊपर आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका घर बन सकता है, तो एक एडवांटेज है अंडर कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए आज का डिस्कशन यहां पे खत्म करते हैं। अब एक फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि जो आपको टैक्स बेनिफिट में बताया प्लस ये कंपैरिजन, दोनों को अगर हम देखें एक साथ तो ये चीज का हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं कि सच में एक रेडी टू मूव एक बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन। तो चलिए अब बात यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव एक कौन सा ऑप्शन एक बेटर है वो समझा पाया रहूंगा। इस मुद्दे की बात यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले मुद्दे की बात में। नमस्कार।